अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। वर्षा की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हमें पहले ही शोभा था कि इंडियन आर्मी जेर जमीन प्रोजेक्ट में किसी खुफिया मंसूबे पर काम कर रही है। मैंने वर्षा से कहा, तुम्हारे पति को इसका कोई पाप नहीं लगेगा, वो तो सरकार के कहने पर ऐसा कर रहा है, सारा पाप तो सरकार को लगेगा। ये मैंने वर्षा रानी को इसलिए कहा था कि कहीं वो घबरा कर अपने खामिद को ये कहना न शुरू कर दे कि इस खतरनाक मंसूबे पर काम करना छोड़ दो, तुम्हें पाप होगा। और मेजर के कुरेदने पर कहीं वो ये न कह दे कि मुझे महाराज ने कहा था। इस तरह मेजर अर्जुन सिंह को मुझ पर शक पैदा हो सकता था कि आखिर में इस किस्म की बातें इसकी बीवी से क्यों पूछ रहा था। मेरे पीछे पहले ही मिलिट्री इंटेलिजेंस लगी हुई थी और बहुत मुमकिन था कि ये बात मेजर के इल्म में हो कि मेरा पीछा किया जा रहा है और वो इसलिए खामोश हो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस को अपना काम करते रहना चाहिए। हो सकता है मैं सचमुच दुश्मन मुल्क का जासूस निकल आऊं। चुनाचा मैंने मेजर की बीवी को पूरा इत्मीनान दिला दिया कि जमीन के नीचे जिस प्रोजेक्ट में जहरीली गैस के बम बनाए जा रहे हैं, इसके लिए देवता अर्जुन सिंह से नाराज नहीं है, बल्कि खुश हैं कि वो हिंदू धर्म के दुश्मनों को खत्म करने के लिए काम कर रहा है। जब मुझे यकीन हो गया कि वर्षा बिल्कुल मुतमईन हो गई तो मैंने इससे कहा, इस बात का जिक्र अपने पति मेजर अर्जुन सिंह से मत करना कि तुमने मुझसे जहरीली गैस के बारे में बात की थी। वो कानों को हाथ लगाकर बोली, महाराज मैं पागल हूँ जो ऐसी बात करूंगी। अर्जुन जी ने भी मुझे कसम देकर कहा था कि किसी से बात नहीं करना, लेकिन मैंने आपको सब कुछ बता दिया इसलिए कि आप मनुष्य नहीं है, मेरे लिए देवता के बराबर हैं। मैंने कहा, शाबाश पाल के तू बड़ी धन्यवान है, तेरा अगला जन्म आकाश की अप्सरा का होगा। वर्षा ने खुश होकर मेरे हाथों को अपने हाथ में लेकर सीने से लगा ली और बड़े जज्बाती लहजे में बोली, महाराज आप सचमुच भगवान शिव के अवतार हैं, मुझे अपनी बालका बना ले, मुझे अपने साथ ले चलें, मैं सारी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी। मैंने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, नहीं नहीं वर्षा रानी, तुम अपने घर में रहकर अपने पति की सेवा करो, तुम्हारा पति ही तुम्हारा देवता है। हम किसी गैर मर्द की औरत को अपने साथ नहीं रख सकते, इसकी हमें इजाजत नहीं है। नौकरानी बर्तन उठाने अंदर आई तो वर्षा रानी ने इसे डांटते हुए कहा, तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि जब महाराज मेरे पास बैठे हो तो अंदर मत आया करो, चली जाओ। नौकरानी उल्टे कदमों वापस चले गई। मुझे वर्षा रानी की नीयत में फतूर नजर आ रहा था, वो मेरे और करीब आती जा रही थी। ये बात मुझे गवारा नहीं थी, वैसे भी ये बात मेरे मिशन के खिलाफ थी। मैंने इसे कहा, वर्षा रानी आज तीसरा दिन है, हम तुम्हारे जिस्म पर हाथ फेर कर अपने हाथ की बू तुम्हारे बदन में दाखिल करते हैं ताकि अगले 3 दिन तक तुम अग्नि सांप के हमले से महफूज हो जाओ। वर्षा रानी ने साड़ी शानों पर से उतार दी, कहने लगी, महाराज मैं चाहती हूँ आप मेरे सारे बदन पर हाथ फेर दें, इस तरह से मेरे सारे पाप बिछड़ जाएंगे। मैंने जल्दी से इसकी कमर पर हाथ फेरा और कहा, नहीं वर्षा रानी, इसकी जरूरत नहीं है, जितना मैं हाथ फेरता हूँ तुम्हारे लिए इतना ही काफी है, अब हम जाते हैं, 2 दिन बाद आएंगे। मैं चलने के लिए उठ खड़ा हुआ, वर्षा मेरे आगे बिछने लगी। महाराज थोड़ी देर और बैठें, आज मेरा मन आपसे बातें करने को चाह रहा है। मैं जानता था वो मुझसे क्या बातें करना चाहती है, मेरे पास इसकी बातें सुनने के लिए वक्त नहीं था और ना इस किस्म की बातों में मुझे कोई दिलचस्पी थी। मैंने कहा, वर्षा रानी अब हम नहीं रुक सकते, और मैं ओलख निरंजन का हल्का सा नारा लगाकर कमरे से निकल गया। अपनी नई कमी गाह में वापस आया तो कमांडो शेरबाज वहां बैठा कुछ हुर्रियत पसंद मुजाहिदों से गुफ्तगू कर रहा था। मुझे देखकर इसने मुजाहिदों को कुछ जरूरी हिदायत दी और उन्हें रुखसत कर दिया। फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोला, दोस्त कोई नई खबर लाए हो क्या? मैंने कहा, पहले मुझे साधु वाला लिबास उतार लेने दो, फिर बात करेंगे। मैंने वो लिबास उतार कर अपने गर्म कपड़े यानी जैकेट पत्तून वगैरह पहनी और कमांडो शेरबाज के सामने पुराने कालीन पर बैठ गया। तहखाने में सर्दी बहुत मामूली थी। मैंने कहा, कमांडो शेरबाज, मुझे मेजर अर्जुन सिंह की बीवी की ज़बानी जो मालूमात हासिल हुई हैं वो तुम सुनोगे तो हैरान रह जाओगे, खुदा के लिए जल्दी बताओ। कमांडो शेरबाज का इश्तियाक बढ़ गया था। मैंने कहा कि डोगरा मेजर की बीवी ने बताया है कि इस जेर जमीन प्रोजेक्ट में इंडियन मिलिट्री के जेर निगरानी जहरीली गैस तैयार की जा रही है। कमांडो शेरबाज का मुंह खुलेगा खुला रह गया। ये तुम क्या कह रहे हो? जहरीली गैस से मतलब असाबी गैस ही हो सकता है, और असाबी गैस तैयार करना तो अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ है। मैंने कहा, शेरबाज खान, अक़वाम मुत्तहिदा की भारत ने कब परवाह की है? अक़वाम मुत्तहिदा के रिजर्वेशन के तहत तो भारत ने खुद तस्लीम किया था कि कश्मीर में रायशुमारी करवाएगा, लेकिन वो तो एक बेकार इदारा है। मेजर की बीवी की इतला गलत नहीं है। ज़ेर ज़मीन प्रोजेक्ट में ज़रूर असाबी गैस तैयार की जा रही है, जिसकी मदद से वक्त आने पर भारत आज़ाद कश्मीर पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहा है। बल्कि मुझे यकीन है कि यह असाबी गैस वो पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा। हमें ये प्रोजेक्ट हर हालत में तबाह बर्बाद करना होगा। कमांडो शेरबाज खान के चेहरे पर गौर फिक्र के आसार नुमाया थे। कहने लगा, मेरे आदमियों की लाई हुई इतलात के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के दोनों खुफिया दहानों पर रात के वक्त ऊपर से नीचे फुलादी शटक गिरा दिए जाते हैं। इन फुलादी चादर पर गोली और बम का धमाके का भी कोई असर नहीं होता। इसके बावजूद दोनों बंद दरवाजों पर मुसल्ला गार्ड भी मौजूद होते हैं। जाहिर है दिन के वक्त हम वहां नहीं जा सकते, हमें रात के वक्त ही शब खून मार कर सुरंग के अंदर जाना होगा। तो मेजर की बीवी के जरिए ये मालूम करने की कोशिश करो कि जेर जमीन प्रोजेक्ट के अंदर जाने का कोई खुफिया रास्ता है तो वो रास्ता किस तरफ से अंदर जाता है।
मुझे यकीन है कि कोई ना कोई खुफिया रास्ता ज़रूर होगा। मैंने कहा, अगर कोई खुफिया रास्ता वहाँ पर है तो मैं इसकी पूरी रिपोर्ट लाकर तुम्हें दूंगा। एक और बात भी मालूम हुई है, मगर इस बारे में तुम पहले से ही जानते हो, कि इस पुलिस राज ज़ेरे ज़मीन प्रोजेक्ट में 3-4 टॉर्चर सेल भी मौजूद हैं, जहां हमारे कश्मीरी मुजाहिदों और अगवा की हुई कश्मीरी खवातीन को अदियतें दी जाती हैं और इनसे खुफिया मालूमात हासिल करने की कोशिश की जाती है। कमांडो शेरबाज बोला, अगर हम ज़ेरे ज़मीन प्रोजेक्ट में पहुंचने में कामयाब हो गए तो सबसे पहले अपने मुजाहिदों को रिहा कराएंगे, इसके बाद दूसरा कमांडो ऑपरेशन शुरू करेंगे। मैंने शेरबाज से कहा कि मैं अब एक दिन बाद डोगरा मेजर के घर जा रहा हूँ। इसने कहा, हमें देर नहीं करनी चाहिए, तुम कल ही वहाँ जाओ और ज़रूरी मालूमात हासिल करने की पूरी कोशिश करो। इस रात में नई तहखाने वाली कमीगाह में ही सोया। सोने से पहले देर तक दिमाग में मुख्तलिफ स्कीमों पर गौर करता रहा कि मुझे किस तरह डोगरा मेजर की बीवी से ये मालूमात हासिल करनी चाहिए कि इसे और इसके खामिद को भी ज़रा सा भी शक ना हो। ये बड़ा नाजुक काम था। ये मालूमात डोगरा मेजर की बीवी ने अपने खामिद से हासिल करनी थी और वो इंटेलिजेंस का फौजी अफसर था। इसे शक पड़ने का खदशा मौजूद था। आखिर एक तरकीब अचानक मेरे जहन में आ गई और मैं मुतमईन होकर सो गया। कमांडो शेरबाज खान मेरे करीब ही कालीन पर गहरी नींद सो रहा था। इसे रात के पिछले पहर एक अहम कमांडो मिशन पर जाना था। वो रात के पिछले पहर चला गया। मैं जब उठा तो वो मौजूद नहीं था। समत बट ऊपर से सीढ़ियां उतर कर नीचे तहखाने में आया। मैंने इससे वक्त पूछा। वो बोला, सुबह के 8 बज रहे हैं, बाहर बर्फ गिर रही है। जिन इलाकों में बर्फबारी होती है वहाँ सुबह के 7 बजे बड़ी सवेरे का वक्त होता है। समत बट मेरे लिए कश्मीरी चाय लाया था। मैंने उठकर गर्म पानी से मुंह हाथ धोया, फिर कंबल कांधों पर लेकर चाय पीने और समत बट से बातें करने लगा। इसको हमारे मिशन का इल्म था, लेकिन हम जो इस खेल में छोटी छोटी चालें चल रहे थे और स्कीमें लड़ा रहे थे, इनका इससे कोई इल्म नहीं था। हम इसे बताना भी नहीं चाहते थे। ये सारी बातें सिर्फ मुझ तक और कमांडो शेरबाज तक ही महदूद थीं। समत बट ने मुझसे पूछा, बात कहाँ तक पहुंची है? वो हमारा साथी मुजाहिद था, लेकिन बातें हमें अपने साथी मुजाहिदों से भी मुख्फी रखनी पड़ती हैं। मैंने कहा, प्रोजेक्ट के बारे में पूरी मालूमात अभी हासिल नहीं हुई, कोशिश कर रहे हैं। मैं आज फिर मेजर के यहाँ जा रहा हूँ। अल्लाह कामयाब करे तुम्हें। ये कोई बड़ा खतरनाक किस्म का मंसूबा मालूम होता है। मैंने कहा, सब पता चल जाएगा। जब पूरा पता चल जाएगा तो इसे तबाह करने में 1 मिनट की भी देर नहीं करेंगे। मैंने दिन के वक्त पूरे 9 बजे तैयारी शुरू कर दी। जो कि साधुओं वाला भेस बनाया और समत बट से कहा, कमांडो शेरबाज आए तो इसे कहना यहीं ठहरे। मैं दोपहर को नहीं तो शाम को अंधेरा फैलने से पहले पहले वापस आ जाऊंगा। मैंने एक काम समत बट की आंख बचाकर कर लिया था। वो काम ये था कि मैंने अपने दोस्त सांप वाली लकड़ी की छोटी डब्बी अपनी जेब में रख ली थी। आज मुझे अपने दोस्त सांप से फिर एक बड़ा अहम काम लेना था। मैं जिस वक्त खुफिया कमीगाह से तहखाने से बाहर निकला तो हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी। कल परसों की गिरी हुई सख्त बर्फ हो गई थी। मेरे हाथ में लोहे का तरशोल था, जिसके सहारे में बड़ी एहतियात से और सख्त और फिसलों वाली बर्फ पर कदम जमा रहा था। ये श्रीनगर शहर के मज़ाफ़ात का इलाका था। कोई दूरअफ्तादा पहाड़ी मकाम नहीं था कि जहाँ पहाड़ियों पर वीरानी छा जाती है। यहाँ ट्रैफिक और शहर का कारोबार बर्फबारी में भी जारी रहता था। चुनाचा सड़क पर आने के थोड़ी देर बाद मुझे बस मिल गई, जिसने मेरे खास मकाम तक मुझे पहुंचा दिया। इस मकाम पर मैं बस से उतरकर मेजर अर्जुन सिंह के फौजी हेडक्वार्टर की तरफ चलने लगा। यहाँ फौजी बिल्डोजरों ने चलने के लिए और फौजी गाड़ियों के लिए बर्फ साफ करके छोटे छोटे रास्ते बना दिए थे। मैं इन पर से गुजरता हुआ डोगरा मेजर के क्वार्टर के सामने पहुंच गया। मैंने घंटी का बटन दबाया। दूसरी बार घंटी देने से नौकरानी ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखते ही हाथ जोड़ दिए। महाराज अंदर आ जाएं। डोगरा मेजर की पत्नी ड्राइंग रूम में नहीं थी। नौकरानी ने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया। मैंने वर्षा रानी का पूछा तो वो बोली, बीबी जी नहा रही हैं, आप तशरीफ रखें, महाराज मैं इन्हें खबर कर देती हूँ। मैंने कहा, इतनी जल्दी नहीं है, इसे नहा लेने दो। सांप की खाली डब्बी मेरी जेब में थी। सांप को मैंने फौजी अफसरों के क्वार्टर के इलाके में दाखिल होते ही एक जगह दरख्तों के नीचे नशेब में छोड़ दिया था। रास्ते में मैं अपने दोस्त सांप से बातें करते आया था और इसे अच्छी तरह से समझा दिया था कि इसका मिशन क्या है। इसे छोड़ने से पहले भी मैं इसे कह दिया था, दोस्त जिस तरह मैंने कहा है इसी तरह करना। कश्मीर के जहाद के अपने तौर पर तुम भी एक जांबाज सिपाही हो। तुम बड़ी सख्त सर्दी में बाहर रहोगे, मुझे इसका एहसास है, मगर तुम्हें ये काम अपनी ड्यूटी समझकर करना होगा। ओके। मैं सोफे पर बैठा सामने दीवार पर लगी फ्रेम वाली पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी की तस्वीरें देख रहा था। मैंने पंडित नेहरू की तस्वीर को मुखातिब करके धीमी आवाज़ में कहा, पंडित जी, अगर आपने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर अमल करते हुए कश्मीर में रेफरेंडम या इंतखाबात करा दिए होते तो आज कश्मीर आज़ाद होता। ना मुझे साधु का भेष बदल कर यहाँ आना पड़ता और ना तुम्हारे फौजी यहाँ मुजाहिदों के हाथों चूंटियों की तरह मरते। कोई 10-15 मिनट के बाद वर्षा रानी बालों को तौलियों से रगड़ती अंदर दाखिल हुई। इसने गर्म कश्मीरी गाउन से अपना जिस्म ढांप रखा था। ऐसा लगता था जैसे इसने सिर्फ गाउन ही पहना हुआ था। मेरा सुनकर कपड़े पहने ही बाहर आ गई थी। इसके आने से कमरे की फिजा में विलायती परफ्यूम की हल्की हल्की सी खुशबू फैल गई थी। हाथ जोड़कर इसने मुझे प्रणाम किया और मेरे कदमों को छूकर वहीं कालीन पर बैठ गई। मैंने वर्षा रानी की तरगीबात जिनसी को नज़रअंदाज कर दिया और इससे कहा, बाल के जाओ, जाकर कपड़े पहनो, फिर मेरे पास आओ। हमें तुमसे आज एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है।
वर्षा रानी मुझसे डरती भी थी, फौरन उठकर चली गई। आतिशदान में रात की जली हुई आग की तपिश अभी बाकी थी, जिससे कमरे की फिजा बाहर की सख्त सर्द हवा के मुकाबले में गर्म थी। मुझे ये भी एहसास था कि मैं अपने दोस्त सांप को सख्त सर्दी में बाहर छोड़ आया हूँ। फिर ये ख्याल आ गया कि सांप का खून इंतहाई गर्म तासीर रखता है। सांप इंतहाई सर्दी भी आसानी से बर्दाश्त कर लेता है। फिर अगर सांप बर्फ़ के अंदर घुस जाए तो वो सर्दी से महफूज हो जाता है। चुनाचा मैंने वर्षा से कह दिया था कि मुझे इससे ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, इसलिए वो जल्दी से कपड़े पहन कर आ गई। इसने फर वाला गर्म लंबा कोट पहना हुआ था। वो आकर मेरे सामने सोफे पर बैठ गई। मैंने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, वर्षा रानी, तुम्हें अग्नि सांप से हमेशा के लिए निजात मिल सकती है। वर्षा का चेहरा खिल उठा, कहने लगी, महाराज प्लीज मुझे इस सांप के दुश्मन से मुक्त कर दें। मैं आपके सारे जीवन आधारी रहूंगी। मैंने कहा, इसके लिए तुम्हें बड़ी राजदारी से मेरे लिए काम करना होगा। क्या तुम इसके वास्ते तैयार हो? वो बोली, महाराज आप जो कहेंगे मैं करूंगी। मैं राज को छुपाना जानती हूँ। आप हुक्म करें, मुझे क्या करना होगा। मैंने कहा, सुन वर्षा रानी, कल मैंने अपने गुरुजी का चिल्ला किया था। गुरुजी ने जाहिर होकर मुझे एक खास मंत्र बताया है। इस मंत्र को पढ़कर फूंकने से तुम्हारा दुश्मन अग्नि सांप मेरे कब्जे में आ जाएगा। ये तमाशा तुम अपनी आंखों के सामने देखोगी, लेकिन ये मंत्र फूंकने के वास्ते मुझे इस जगह पर जाकर बैठना होगा जहाँ धरती के नीचे अग्नि सांप इस वक्त छुपा हुआ है। वर्षा बेचैन होकर बोली, महाराज मेरा दुश्मन सांप कहाँ छुपा हुआ है? मैंने कहा, यही वो बात है जिसको राज समझकर तुम्हें छुपाना होगा। अगर तुमने ये राज अपने खामिद या किसी दूसरे शख्स पर जाहिर कर दिया तो अग्नि सांप फिर मेरे हाथ से भी निकल जाएगा। फिर मेरे हाथ की बू भी तुम्हारे पास आने से सिर नहीं रोक सकेगी। वो फौरन आकर तुम्हें जहाँ कहीं भी होगी डस लेगा और तुम जलकर राख हो जाओगी। वर्षा डर गई, हाथ बांधकर कहने लगी, महाराज मैं भगवान कृष्ण की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं ये रात किसी को नहीं बताऊंगी। मैं अपने पति देव अर्जुन सिंह को भी नहीं बताऊंगी। आप हुक्म करें। जब मैंने देखा कि वो सीधी राह पर आ गई है तो इसे कहा, वर्षा रानी तुम्हारा दुश्मन अग्नि सांप इस वक्त इस सुरंग के नीचे जमीन के अंदर छुपा हुआ है जहां हमारे इंडियन फौजी तुम्हारे पति मेजर अर्जुन सिंह की निगरानी में जहरीली गैस के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। यह बात मुझे अग्नि सांप के एक दुश्मन सांप ने बताई है, जिसको मैंने गुरुजी का मंत्र पढ़कर अपने सामने बुला लिया था। ये छोटा सा सांप अग्नि सांप का दुश्मन है और चाहता है कि मैं इसे हलाक कर दूं। इस हरकत से मैं वर्षा पर सिर्फ अपना असर डालना चाहता था। मैंने वर्षा से कहा, मैं सांप को बुलाने का मंत्र पढ़ने लगा हूँ। छोटा सा सांप यहाँ जाहिर हो जाएगा। इसे डरकर भागना नहीं, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये छोटा सांप अग्नि सांप का दुश्मन है, तुम्हारा दुश्मन नहीं है। मैं मंत्र पढ़ता हूँ। मैंने आंखें बंद कर ली और यूं ही बुड़बुड़ाने लगा। जाहिर ये किया कि मैं कोई मंत्र पढ़ रहा हूँ। कोई 1 मिनट तक मैं मंत्र पढ़ता रहा। फिर मैंने आंखें खोलकर ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ देखकर 3 बार फूंक मारी। साथ ही हल्की सी सीटी की आवाज भी निकाली और उठकर दरवाजे को थोड़ा सा खोल दिया ताकि मेरा दोस्त सांप को अंदर आने में आसानी हो जाए, इसे कोई रास्ता तलाश न करना पड़े। मैं वापस सोफे पर आकर बैठ गया। वर्षा ने पांव जमीन पर से ऊपर सोफे पर कर ली और सिमट कर बैठ गई। वो दरवाजे की तरफ खौफजदा नजरों से देख रही थी। मैं भी दरवाजे की तरफ देख रहा था और दिल में दुआ मांग रहा था कि ए मेरे मौला, इस सांप को हुक्म दे कि वो मेरे पास आ जाए। हम इस तरह साकित बैठे और दरवाजे की तरफ देखते हुए 3-4 मिनट गुजर गए। सांप असल में दूसरी तरफ मैंने छोड़ा था, इसे चक्कर काट कर आना पड़ा। 4 मिनट के बाद ड्राइंग रूम के दरवाजे की दहलीज पर मैंने सांप के सर को देखा। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और वर्षा से कहा, वर्षा रानी तुम्हारे दुश्मन सांप का दुश्मन और तुम्हारा दोस्त छोटा सांप आ गया है। इसने मेरे दोस्त सांप को दरवाजे की दहलीज से रेंग कर कमरे में आते देखा तो इसके हलक से खौफ की हल्की सी चीख निकल गई। मैंने कहा, वो डरो नहीं वर्षा, ये तुम्हारा दोस्त सांप है। इसी ने मुझे जासूसी करके बताया है कि तुम्हारा दुश्मन अग्नि सांप इस वक्त जेर जमीन सुरंग के नीचे छुपा हुआ बैठा है। मेरा दोस्त सांप कालीन पर रेंगता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था। इसे करीब आकर अपनी आदत के मुताबिक सर को झुकाकर मेरी तादीम की कुंडली मारकर बैठ गया। मैंने इससे मुखातिब होकर कहा, ए हमारे दोस्त, हमारे मित्र सांप, मैं और वर्षा रानी तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरे धन्यवादी हैं कि तूने हमारे दुश्मन अग्नि सांप का ठिकाना मालूम किया। अब मैं सांप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आजा मेरे पास आजा। बाहर सख्त सर्दी है, बर्फ गिर रही है, तू सर्दी से ठिठर जाएगा। मेरे पास आजा। मेरा दोस्त सांप आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ मेरे सोफे के करीब आकर बैठ गया। मैंने इसे बड़े इत्मीनान से उठा लिया और उसके सर पर प्यार से उंगली रख दी। मैंने इसे कहा, चल मेरे चोले में घुसकर आराम कर। जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो तुम्हें ठिकाने पर छोड़ दूंगा। मैंने सांप को जेब में रख लिया। वर्षा रानी पर मेरे इस ड्रामे का बहुत जबरदस्त असर पड़ा। वो अभी तक दहशतज़दा थी। जब मैंने सांप को चोले में डाल दिया तो इसने टांगे सोफे से नीचे कर ली और सहमी हुई आवाज में बोली, महाराज अब मुझे विश्वास हो गया है कि मुझे मेरे दुश्मन अग्नि सांप से मुक्ति मिल जाएगी। मैंने कहा, लेकिन इसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा, इसके बगैर हम अग्नि सांप को नहीं मार सकते। वर्षा ने कहा, महाराज आप हुक्म करें। मैंने कहा, मुझे रात के वक्त इस जगह बैठकर अपने गुरुजी का मंत्र पढ़कर फूंकना होगा जहाँ हमारे फौजी जमीन के अंदर सुरंग में काम कर रहे हैं। ये सांप मेरे साथ होगा। जब मैं मंत्र पढ़कर फूंकूंगा तो तुम्हारा दुश्मन अग्नि सांप तड़पता हुआ जमीन से बाहर निकलकर मेरे सामने आ जाएगा और नाचना शुरू कर देगा। नाचते नाचते जब वो बेहोश हो जाएगा तो मैं इस पर ये सांप छोड़ दूंगा। ये सांप इसे डस लेगा। इसके जहर के असर से अग्नि सांप के जिस्म में आग लग जाएगी और जलकर भस्म हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारे दुश्मन सांप से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा।
लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ सिवाय मेरे और कोई दूसरा ना हो, इसलिए मुझे आधी रात को वहाँ जाना पड़ेगा। वर्षा रानी बड़े गौर से मेरी बातें सुन रही थी। जब मैंने गुफ्तगू ख़त्म की तो इसने पूछा, महाराज मुझे हुक्म करें, मैं क्या सेवा कर सकती हूँ? जब से मुझे मालूम हुआ है कि अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट के इस खुफिया रास्ते वाली सुरंग के दहाने को भी रात के वक्त आईनी शटर गिराकर बंद कर दिया जाता है, इस वक्त से हमें ये परेशानी थी कि अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट में दाखिल होने के लिए कोई ऐसा रास्ता तलाश करना चाहिए। हमें यकीन था कि ज़ेर ज़मीन प्रोजेक्ट का कोई इमरजेंसी गेट इन्होंने ज़रूर रखा होगा। मैंने वर्षा रानी से कहा, मैं ये बातें तुम्हारे पति अर्जुन सिंह से भी मालूम कर सकता था, मगर ये राज सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान ही रहना चाहिए। अगर किसी तीसरे को ये राज मालूम हो गया तो अग्निशाम पर मेरे मंत्र का कोई असर नहीं होगा। इसलिए तुम खुद अपने पति मेजर साहब से किसी तरीके से मालूम करो कि अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट का इमरजेंसी रास्ता कौन सा है और कहाँ पर है। मैं आधी रात को इस रास्ते से सुरंग में जाकर चिल्ला करूंगा और मंत्र के जरिए तुम्हारे दुश्मन अग्निशाम को जमीन के अंदर निकाल कर इसे भस्म कर दूंगा। वर्षा रानी यानी डोगरा मेजर की बीवी पढ़ी लिखी थी, वो मेरी बात अच्छी तरह समझ गई थी। क्योंकि हर हिंदू औरत की तरह वो भी बेहद ज़ईफ़ुल एतिक़ाद थी और फिर मेरा साम ड्रामा भी देख चुकी थी, इसलिए इसका ख्याल इस तरफ जा ही नहीं सकता था कि मैं इसके साथ कोई फ्रॉड भी कर सकता हूँ। कहने लगी, गुरुजी आप फिक्र न करें, मैं आज ही अर्जुन सिंह से ये सारी बातें मालूम कर लूंगी। मैंने इसे एक बार फिर ताकीद की, लेकिन बालके तुम्हारे पति को यह हरगिज़ मालूम ना हो कि ये सब बातें मुझे बताने के लिए तुम पूछ रही हो, नहीं तो अग्निशाम से तुम्हें कभी निजात नहीं मिल सकेगी। वो किसी भी वक्त आकर तुम्हें डसकर हलाक कर देगा। वर्षा ने दोनों हाथ कानों से लगाकर कहा, महाराज मैं पागल हूँ जो अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारूंगी। इसके बाद मेरा वहाँ कोई काम नहीं था, चुनाचा कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद दूसरे दिन सुबह आने का वादा करके मैं वहाँ से वापस आ गया। शेरबाज खान ने सारी बातें सुनी तो मेरी कारकर्दगी पर बेहद इत्मीनान का इजहार किया। वो कहने लगा, तुम्हारा क्या ख्याल है, ये औरत अपने खामिद से ये बातें मालूम कर सकेगी? क्या इसका खामिद इसे अंडरग्राउंड फौजी प्रोजेक्ट का इमरजेंसी रास्ता बता देगा? मैंने कमांडर शेरबाज से कहा, दोस्त मैंने एक दुनिया देखी है, औरत अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। औरत ने तो तारीख के रुख पलट दिए हैं। वर्षा ये राज मालूम करेगी, ये इसकी ज़िंदगी मौत का सवाल भी है। इसके अलावा अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट में कोई इमरजेंसी गेट या फायर एस्केप ज़रूर रखा गया होगा और इस किस्म के हंगामी दरवाज़ों पर दरवाजे नहीं लगाए जाते। जब मैं अगले रोज़ डोगरा मेजर के क्वार्टर में पहुंचा तो मालूम हुआ कि वह एक हफ्ते के लिए ज़रूरी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के वास्ते नई दिल्ली चला गया है। घर में इसकी पत्नी वर्षा अकेली थी और मेरी राह देख रही थी। इसने मेरे कदम छुए और मेरे कदमों के करीब कालीन पर बैठ गई। आतिशदान में आग नहीं जल रही थी, मगर बिजली का हीटर गर्म था, जिससे ड्राइंग रूम की फिजा में बाहर की सख्त सर्दी नहीं थी। बर्फबारी रुकी हुई थी, जिसकी वजह से सर्दी बढ़ गई थी। मैंने इधर उधर की बातों के बाद वर्षा रानी से असल मकसद की बात की तो मेरी तरफ देखकर अजीब नजरों से मुस्कुराई। मैं 3-4 दिनों से इसके अंदाज कुछ बदले हुए देख रहा था। एक तो वो अपनी जिंदगी बचाने की खातिर मुझे हर तरह खुश करना चाहती थी, दूसरा मैं रिवायती साधुओं की तरह बदशक्ल और भूतनुमा आदमी नहीं था, भरपूर जवान था और खुश शक्ल भी था। वर्षा रानी ने हाथ बांध कर रखे थे, वो मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, क्या बात है वर्षा रानी, तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? वो बोली, महाराज आप मेरे वास्ते देवता समान है, मैं अपने देवता को देखकर खुश क्यों ना हूँ। मैंने असल मौजू पर आते हुए कहा, अच्छा ये बताओ तुमने अपने खामिद से वो बातें मालूम की जो मैंने तुम्हें कही थी? वो बोली, मैंने सब कुछ मालूम कर लिया है महाराज, मगर एक छोटी सी अर्ज है, बल्कि विनती है, आप इसे ज़रूर स्वीकार करें, मुझे बड़ी खुशी होगी। मैंने कहा, क्यों नहीं, कहो तुम क्या कहना चाहती हो। इसने मेरे पाँव पकड़ लिए और कहा, महाराज मेरे पतिदेव दिल्ली गए हुए हैं, मुझे रात को अकेले डर लगता है, कहीं अग्नि सांप आकर मुझे डस न ले। आप कृपा करके आज की रात मेरे यहाँ ठहर जाएं। कल से मेरे साहब के अर्दली की बीवी मेरे पास आकर रात को रहा करेगी। आप सिर्फ एक रात का कष्ट उठा लीजिए, मेरी खातिर आप होंगे तो मुझे सांप से डर नहीं लगेगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, हम आज की रात तुम्हारी रखवाली करेंगे, लेकिन हमें बताओ कि तुम्हें अर्जुन जी ने अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट के बारे में क्या बताया है। वो शरारत से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और बड़ी लगावट से बोली, महाराज वो तो मैं आपको रात को ही बताऊंगी। और वो उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ी। मैं आपके लिए कॉफ़ी बनवाती हूँ, मिठाई भी लाती हूँ। मैंने वर्षा को काबू में करने के लिए पूरा जाल फैलाया था और इसने मुझे अपने फंदे में फंसाने के लिए मुझ पर ही जाल फेंक दिया था। जब वो वापस आई तो हाथ में बर्फ़ी और अमरतियों से भरी हुई थाली थी। वो बड़े प्यार से मेरे सामने आकर कालीन पर बैठ गई, थाली मेरी तरफ बढ़ाकर बोली, महाराज थोड़ा खा लीजिए, अमरतियाँ बड़ी ताज़ा हैं, मैंने सुबह ही बनवाई थी। मैं इसके बिछाए हुए जाल से निकल जाना चाहता था। मैंने कहा, मूर्ख लड़की, हमें अभी सारी बात बता दे, हम रात को किसी के घर नहीं ठहर करते। वो बड़ी अदा के साथ बोली, मगर महाराज आप रात को मेरे यहाँ ठहरने का वचन दे चुके हैं और मैंने सुना है कि जब साधु संत कोई वचन देते हैं तो इसे पूरा करते हैं। मैंने कहा, मगर वर्षा रानी तेरा पति घर पर नहीं है। वो बेधड़क होकर बोली, फिर क्या हुआ महाराज, आप भी तो मेरे लिए पति समान है। यकीन करें मैं इस औरत की बेबाकी पर हैरान भी हुआ और शर्म से पानी पानी भी हो गया। इससे खुफिया फौजी प्रोजेक्ट के इमरजेंसी दरवाजे के बारे में मालूमात हासिल करनी भी ज़रूरी थी, बल्कि ये मेरे मिशन का अहम हिस्सा था और मैं इसके घर पर रात रहना भी नहीं चाहता था। लेकिन मैं इससे वादा कर चुका था और ये भी जानता था कि साधु संत वादा कभी नहीं करते।
और अगर करते हैं तो कभी नहीं मुकरते। ये ख्याल भी आया कि अगर मैंने इसके पास रात ठहरने से इनकार कर दिया तो इसके एतमाद को ठेस पहुंचेगी। हो सकता है फिर वो पूरी बात मुझे ना बताए। अजीब सूरत हाल पैदा हो गई थी। आखिर मुझे इसकी ख्वाहिश के आगे सर तस्लीम खम करना पड़ा। मैंने कहा, तुम जीत गई वर्षा रानी, हम हार गए। ठीक है, हम आज रात यहीं रहकर तुम्हारी रखवाली करेंगे। वो खुशी से निहाल हो गई। नौकरानी काफी लेकर आ गई थी, मगर इसे अंदर आने की इजाजत नहीं थी। इसने दरवाजे पर दस्तक दी तो वर्षा दौड़कर दरवाजे पर गई और नौकरानी से कॉफी का ट्रे खुद लेकर आ गई। इसने मेरे लिए अपने हाथ से कॉफी बनाकर मुझे दी और कहा, महाराज, आज की रात में कितनी खुशकिस्मत होंगी, मेरे घर में आकाश के देवता उतरेंगे। मैंने दिल में कहा, देवता कहाँ से उतरेंगे, बस मैं ही होऊंगा और तुमसे खुफिया फौजी प्रोजेक्ट का राज मालूम करके चला जाऊंगा। फिर शायद कभी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा। दोपहर का खाना मैंने वर्षा रानी के घर पर इसके साथ ही खाया। मैंने अपनी खुफिया कमीगाह पर जाकर कमांडर शेरबाज को सारे वाक़े की रिपोर्ट दी तो वो हंस पड़ा। तो गोया आज की रात तुम वर्षा रानी के यहाँ मेहमान हो गए। मैंने कहा, मजबूरी है शेरबाज, वरना तुम्हें तो मालूम ही है मैं इस किस्म का आदमी नहीं हूँ। वो बोला, क्यों नहीं, मैं जानता हूँ। इसका मतलब है अब तुमसे कल ही मुलाकात होगी। वर्षा रानी से मैं कह आया था कि मुझे जंगल में एक जरूरी जड़ी बूटी की तलाश में जाना है। मैं रात होते ही वापस आ जाऊंगा। चुनाचे शेरबाज खान के पास ही से मैं शाम तक बैठा अपने मंसूबे के बारे में बातें करता रहा। शाम को अंधेरा गहरा हो गया तो मैंने साधु वाले लिबास के ऊपर गहरे रंग के गर्म कंबल की बक्कल मारी और मेजर अर्जुन सिंह के क्वार्टर की तरफ रवाना हो गया। बर्फ इस रोज भी नहीं गिरी थी। आसमान को बादलों ने जरूर ढांप रखा था। रेडियो टेलीविजन पर मौसम का हाल बताने वाले ने कहा था, श्रीनगर और इसके आसपास की पहाड़ियों में रात को बर्फ गिरने का इम्कान है। मैं वर्षा रानी के ऑफिस क्वार्टर में पहुंच गया। वो ड्राइंग रूम में बैठी बेचैनी से मेरी राह देख रही थी। इसने मेरे लिए 3-4 किस्म के खाने तैयार करवा रखे थे। वो खुद भी खूब बन संवर कर बैठी थी। फौरन मेरे लिए कश्मीरी चाय ले आई। कहने लगी, महाराज, आज मेरे घर में चंद्रमा ने प्रवेश किया है, यानी मेरे घर में चांद उतर आया है। मैं इससे अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट के खुफिया इमरजेंसी दरवाजे का रात मालूम करने के लिए बेताब था, मगर वो हंसकर टाल जाती। यही कहती, रात के पिछले पहर बता दूंगी। बड़ी बेतकल्लुफ हो रही थी। मैं खामोश बैठा इसके जज्बात का तमाशा देख रहा था। इस किस्म के हालात में इंसान वाकई अपने जज्बात के हाथों तमाशा बन जाता है।